हेलो दोस्तों, आशीष टीचर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज क्या कल हमने देख लिए थे परमाणु के विभिन्न मॉडल देख लिए थे हमने, जैसे डाल्टन का परमाणु मॉडल देख लिए थे और रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल देख लिए थे। तो आज हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो परमाणु होता है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, उसको जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि परमाणु होता है, क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, जो परमाणु होता है हमारे पास, तो इसके बीच में क्या होता है, ये इसका नाभिक होता है ना, ये क्या होता है, नाभिक। और नाभिक के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको रिवीजन कर लेते हैं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखे थे हमने क्या है, रदरफोर्ड महोदय थे। कौन थे? रदरफोर्ड महोदय। तो उन्होंने क्या काम किया था, एक प्रकीर्णन प्रयोग किया था। क्या किया था? प्रकीर्णन प्रयोग। उसमें क्या किया था उन्होंने, सोने की झिल्ली लिए थे, या सोने की झिल्ली में उन्होंने क्या अल्फा किरणों की बौछार करे थे ना, कल हमने देखे थे। सोने की झिल्ली लिए थे, उसमें क्या है, अल्फा किरणों की बौछार करे थे। तो सारी किरणें तो क्या है, पार हो गई थी, लगभग में 90% क्या है, पार हो गई थी। कुछ किरणें लेकिन क्या काम करी कि यहां से टकराकर वापस चले गए। अब अल्फा जो किरणें होती है वो क्या होती है, स्वयं उनमें क्या होता है, प्लस चार्ज होता है स्वयं। तो यहां से जैसे ही वो किरणें आई, यहां पर आई, तो ये यहां से आकर ऐसा टकरा गई। तो बोले यहां पर क्या है, पक्का में बोले यहां पर धन आवेश है, बोले क्योंकि धन क्या है, प्रतिकर्षण कर देता है। तो बोले इसलिए यहां से भगा दिया इसको। तो इससे हमको क्या पता चला था कि यहां पर नाभिक में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, क्या होता है, इससे हमको क्या पता चला था कि नाभिक में प्लस चार्ज होता है। अल्फा किरणों की बौछार कर रहे थे ना, तो नाभिक में क्या है, प्लस चार्ज होता है। उसके बाद यहां से जैसे ही कुछ किरणें यहां से गई और वापस टकरा के आ गई, तो बोले बीच में कोई ना कोई ठोस पदार्थ जरूर है। बोले इन्होंने क्या बोले कि बीच में जरूर कोई ना कोई ठोस पदार्थ है। बोले इस कारण से क्या है, यहां पर आगे जो क्या है, किरणों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है हमको। इस कारण हमको क्या पता चला कि जो नाभिक का जो ठोस, जो नाभिक वाला भाग रहता है, परमाणु का नाभिक भाग, वो क्या है, ठोस अवस्था में, प्लस उसमें क्या है, प्लस चार्ज है। और इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, परमाणु में बाहर की तरफ घूमते रहते हैं। क्या बताया था कि बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उसमें क्या होता है, माइनस चार्ज। इन्होंने इतना बता दिया कि वो नाभिक में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर की ओर घूमते रहते हैं। तो लेकिन इसके बाद एक महोदय आया, कौन, मैक्सवेल ने। कौन है, मैक्सवेल महोदय, मैक्सवेल। ठीक है, कौन है, मैक्सवेल। मैक्सवेल महोदय है, इन्होंने बोले ठीक है। अब बोले आप बोल रहे हैं यहां पर क्या है, प्लस चार्ज है और बाहर में क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो बोले ये तो अपने आप को खींचेंगे और यहाँ के खत्म हो जाएंगे। बोले प्लस चार्ज एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। बोले तो इसमें बोले उतने में क्या, उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने इसकी क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उनको अच्छे से बता नहीं पाया कि ये कैसे होता है। उसके बाद क्या हुआ, उसका ये इसको वो साबित कर नहीं पाया। बाद में फिर क्या है, बोर महोदय है, उन्होंने बताया। तो क्या है, इन्होंने बता दिया थी कि नाभिक में क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, प्लस केंद्रीय भाग ठोस होता है, मतलब नाभिकीय भाग है ना। तो इससे हमको पता चल गया था इलेक्ट्रॉन क्या है, चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, उसके बाद फिर क्या है, गोल्डस्टीन महोदय आए, उन्होंने यहाँ पर देखे, खोजे, हाँ बोले इनके प्रयोग से उन्होंने क्या काम करे, फिर इलेक्ट्रॉन की खोज कर लिया, वो प्रोटॉन की खोज कर लिया। ठीक है, प्रोटॉन की खोज कर लिए। फिर बाद में आए चैडविक महोदय, उन्होंने भी देखे यहाँ पर क्या है, तो उन्होंने क्या काम करे, फिर इलेक्ट्रॉन की खोज कर लिया। तो देखते हैं हम किसके बारे में, इसके बारे में, परमाणु के बारे में। तो हमको जैसे पता है कि परमाणु के जो नाभिक है वहां पर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं ना। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज पाया जाता है। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नाभिक। क्या बोलते हैं इसको, नाभिक। नाभिक। और नाभिक में पाए जाने वाले कणों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, न्यूक्लियन, न्यूक्लियॉन। ठीक है,
क्या बोलते हैं, नाभिक में पाए जाने वाले कणों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। तो नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं हमको पता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और बाहरी कक्षाओं में क्या काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाहरी कक्षा में, इलेक्ट्रॉन क्या है, गति करते रहते हैं। कौन, यहां जैसे हो जाएंगे बाहरी कक्षाओं में कुछ कक्षाएं पाई जाती हैं, उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो ये हमको पता चल गया था विभिन्न मॉडलों से। इसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या गति करते रहते हैं। अभी बोर महोदय का मॉडल देखेंगे कि किस प्रकार से गति करते हैं। इसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो किसी भी परमाणु में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, वो कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी तत्व में पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं मालूम, इनको बोलते हैं मूल कण। कि किसी भी कण को, ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, ये किसी और कण से मिलकर नहीं बने होते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मूल कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल कण या मौलिक कण। ये क्या होते हैं, ये किसी भी कण से मिलकर नहीं बने होते हैं, ठीक है। ये क्या है, किसी भी कण से मिलकर नहीं बने होते हैं, किसी भी कण से मिलकर नहीं बने होते हैं, किसी भी कण से मिलकर नहीं बने होते हैं। तो मूल कण भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं स्थायी और एक होते हैं अस्थायी। कौन कौन से होते हैं, एक अस्थायी, चलो ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं, स्थायी। अस्थायी में कौन कौन से आ जाएंगे, स्थायी में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब काय में आ जाएंगे, स्थायी में। तो अस्थायी में कौन कौन से आ जाएंगे, मेसान आ जाएगा, मेसान, न्यूट्रिनो, ये क्या है, अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी नहीं होते है ना, कुछ समय के लिए रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन किसी भी परमाणु में ये क्या है, प्रॉपर तरीके से रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो किसी भी कण से मिलकर नहीं बने होते, ये स्वतंत्र कण होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाते हैं। मूल कण क्या होते हैं, जो किसी भी कण से मिलकर नहीं बने होते हैं, है ना। जो और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये स्थायी कण होते हैं। ये क्या है, किसी भी परमाणु में हमेशा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये क्या होते हैं, मेसान, न्यूट्रिनो, ये क्या है, कभी रहेंगे कभी नहीं रहेंगे। अस्थायी का मतलब रहता ही है कि टेम्परेरी है, बस कुछ समय के लिए मिलेंगे, कुछ समय के लिए गायब हो जाएंगे। तो ये हो जाती है क्या, परमाणु की संरचना। अब जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कि जो परमाणु की जो त्रिज्या है, ठीक है, कि परमाणु की जो त्रिज्या है, ये हो जाती है त्रिज्या, ठीक है। परमाणु की जो त्रिज्या है उसको काय में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम, काय में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, किसकी, परमाणु की त्रिज्या को। और ये हो जाता है नाभिक की त्रिज्या काय में नापते हैं, फर्मी में नापते हैं। इसको काय में नापते हैं, फर्मी में, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि जो एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम में किसका मापन किया जाता है, तो जो परमाणु है, किसी भी परमाणु का मापन किसमें किया जाता है, एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर। कितना होता है, 10 टू द पावर -15, ठीक है। सॉरी ये तो इसका है, 10 टू दी -10, ठीक है। वहीं पर एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10 टू दी -15, 10 टू दी -15, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है, ये क्या है, मापन की इकाई है, ठीक है। तो इससे क्या है, हम लोग किसी भी परमाणु को मापते हैं, किसको, नाभिक की त्रिज्या को कैसे नापते हैं हम लोग, फर्मी से। तो एक फर्मी बराबर कितना होता है, 10 टू दी -15 होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 टू दी पावर -10, ठीक है।
तो ये हो जाता है, इसको मीटर में नापते हैं हम लोग। तो ये हो जाता है जरूरी इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपसे पूछ लेता है कि नाभिक की त्रिज्या को काय से नापते हैं हम लोग, तो फर्मी से नापते हैं, ठीक है। और परमाणु की त्रिज्या को कैसे नापते हैं हम लोग, एंगस्ट्रॉम से नापते हैं, ठीक है। तो ये हमको पता रहना चाहिए। तो अब इसके आगे और देख लेते हैं हम, देखते हैं क्या महत्वपूर्ण एक आ जाता है कि एग्जाम में कि जो परमाणु संख्या होती है, ठीक है। क्या चीज, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। और एक हो जाता है परमाणु द्रव्यमान, और एक हो जाता है द्रव्यमान संख्या। क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या हमको क्या बताती है, किसी भी परमाणु में क्या है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। क्या बताती है हमको ये कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ये बताती है, क्या बताती है हमको, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु संख्या क्या बताती है हमको, प्रोटॉनों की संख्या। वहीं पर द्रव्यमान संख्या क्या बताती है, द्रव्यमान संख्या मतलब ये क्या दर्शाती है हमको कि प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाती है हमको, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। तो परमाणु जो संख्या होती है इसको प्रदर्शित काय से करते हैं हम, जेड से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं इसको हम, जेड से प्रदर्शित करते हैं, और इसको प्रदर्शित करते हैं ए से। अब जैसे किसी संख्या को हमको ज्ञात करना है, किसी जैसे कोई सा तत्व दे दिया हमको, तो हमको बता देगा कि इसकी परमाणु संख्या कितनी है या इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो ये हमको बता देता है। जैसे कि हम देख लेते हैं कुछ, है ना, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं इसका सोडियम का, है ना। सोडियम में जो क्या दिया है हमारे पास, परमाणु संख्या कितनी दी हुई है, पहले देख लेते हैं हम। परमाणु संख्या दी है हमको कितनी, 11। न्यूट्रॉन हमको पता है क्या कितने हैं, अभी इसमें नहीं पता है। प्लस यहां पर हमको द्रव्यमान की संख्या कितनी दी गई है, 12। द्रव्यमान संख्या दी गई है 23। अगर मैं 23 में से 11 घटा दूं तो क्या हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, बोलोगे बिल्कुल सही आ जाएगी। तो 11 में से 22 नहीं है, 23 है, ठीक है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी, 23 है। तो अगर मैं प्रोटॉन की संख्या इससे बाहर कर देता हूं मैं, तो क्या न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, न्यूट्रॉन की संख्या 12 आ जाएगी। समझ में आया। द्रव्यमान संख्या हमारे पास कितनी दी है, 23, और द्रव्यमान संख्या बराबर कितनी होती है, प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में क्या है, दोनों का मान होता है। अगर इससे मैं द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन की संख्या को घटा देता हूं तो मेरे पास क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाती है ना। और हमको पता है कि जितने क्या है, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमारे पास 11 हो जाएगी। प्रोटॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 11 हो जाएगी। उसी प्रकार से अब देखिए एक बात और बड़ी बात बता देता हूं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। जैसे कि हर एक परमाणु क्या होता है, अपने आप में उदासीन होता है, क्योंकि जितने भी क्या है, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से खोपड़ी में डाल लो कि जितने भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतने ही परमाणु में क्या है, प्रोटॉन पाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर होती है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, कम ज्यादा हो सकती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कंडीशन में क्या है, कम ज्यादा हो सकती है, जब किसी का आदान प्रदान किया हो, जब किसी के साथ क्रिया किया हो, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया होगा, तब वो क्या है, उसकी जो संख्या है उसमें बदलाव आ सकता है। जब उसमें चार्ज आ जाएगा, ठीक है, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आ जाएगा, तब वो क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। चलो देखते हैं किस प्रकार से होगा, एक को देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने क्या है दिया हुआ है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो मतलब इसने अपने क्या है, माइनस में है। माइनस का मतलब ये नहीं है, हाँ, मतलब माइनस का मतलब ये है कि इसने अपने जो इलेक्ट्रॉन है किसी और को दिया है। जैसे इलेक्ट्रॉन का क्या है,
परमाणु संख्या कितनी है इसकी, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या ना, परमाणु संख्या कितनी हमारे पास 8 है, 8 जैसे परमाणु संख्या कितनी हो जाती है हमारे पास 8, ठीक है। परमाणु संख्या हमारे पास 8 हो जाती है, न्यूट्रॉन हमको ज्ञात करना है, और जो द्रव्यमान संख्या वो हमारे पास कितनी दी हुई है 16 दी हुई है। तो 16 में से 8 घटाऊंगा मैं तो कितने आ जाएगा, 16 में से 8 अगर मैं घटाता हूं तो 8 मेरे पास क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, मान के चलो, है ना। ये हो जाते हैं मेरे पास न्यूट्रॉन। तो आप बोलोगे अब भी तो आपने बताया कि जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने ही क्या हो जाती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप बोलोगे कि भैया ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है हमारे पास 8 है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास कितने हो जाएंगे 8 हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी 8 हो जाना चाहिए। लेकिन हमने देखे मैंने बताया था कि हर परमाणु क्या है अपने आप में उदासीन होता है, लेकिन जब उसमें चार्ज हो जाता है या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी परिवर्तन आ जाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ माइनस, तो जब यहाँ माइनस दिया है मतलब इसने किसी को उधारी दिया हुआ है, क्या है इसने किसी ना किसी को उधारी दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, जब जब यहाँ पर क्या है माइनस में आएगा फिर प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 + 2 कभी ना कभी तो वापस देगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 8 + 2 कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 10 हो जाएगी। तो आपको कभी भी घबराना नहीं है अगर इस टाइप के आते हैं, जितने यहाँ पर दिए हैं उतने क्या है प्रोटॉन की संख्या कितनी 8 है, तो यहाँ पर 2 माइनस है तो प्रोटॉनों की संख्या में आप क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, +2 कर दोगे तो क्या है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। ऐसे ही अगर कैल्शियम में देख लिया जाए तो क्या है परमाणु संख्या कितनी है हमारे पास 20 है, इसमें से 2 घटा देता हूं मैं, जब हमको मालूम है कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाती है हमारे पास 20। तो हमको पता है किसी भी परमाणु क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अगर 20 में से यहाँ +2 है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ -2 कर देता हूँ, ये -2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास 18 आ जाएगी। तो आई होप मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो ठीक है, अगर यहाँ माइनस आता है तो आप प्लस कर दीजिए प्रोटॉन की संख्या में, अगर यहाँ पर प्लस आता है तो प्रोटॉन की संख्या में माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया, समझ आ गया प्रोटॉनों की संख्या। तो ये हो जाता है हमारा आज का टॉपिक। तो काय में नापते हैं हम लोग परमाणु की त्रिज्या को, काय में नापते हैं एंगस्ट्रॉम में, काय में नापते हैं परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 है ना, ये आपको पता रहना चाहिए। वहीं पर नाभिक की त्रिज्या काय में नापते हैं हम लोग, नाभिक की त्रिज्या काय में नापते हैं फर्मी में, काय में नापते हैं फर्मी में, नाभिक की त्रिज्या फर्मी में नापते हैं, और परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 और एक फर्मी बराबर कितना हो जाता है 10⁻⁻15 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ये देख लिया हमने आज। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं ये देख लिए, प्लस मूल कण क्या होते हैं इसके बारे में देख लिए। अब जो क्या है कि इसमें क्या है रथोड महोदय ने क्या बोले थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, बस उन्होंने यही बताया था बस कि चक्कर लगाता रहता है, बस ये नहीं बताया कि किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। तो मैक्सवेल महोदय ने इनसे पूछ लिए बताओ भैया कैसे लगाते हैं, तो उन्होंने उस बात को क्या उन्होंने साबित नहीं कर पाया। तो इसका क्या है पूर्ण रूप से विस्तारित जानकारी किसने दिया फिर हमको, बोर महोदय ने दिया। उन्होंने क्या बताया हमको कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है माइनस चार्ज रहता है और उसमें क्या रहता है प्रोटॉन में प्लस चार्ज। तो क्या है एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में क्या है चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित कक्षा होती है, उन्होंने बोले कि एक निश्चित कक्षा होती है, बोले उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है चक्कर लगाते हैं, बोले ऐसे ही चक्कर नहीं लगाते, उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर होता है, बोले उसमें क्या है चक्कर लगाते हैं। तो आइए अब हम उनके मॉडल को भी देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा हमको। तो ठीक है, हम बोर महोदय का मॉडल भी देख लेते हैं।
ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो ठीक है, क्या है जो रदरफोर्ड महोदय ने बताए थे कि जो परमाणु है उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्या है न्यूट्रॉन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या है साबित नहीं कर पाए थे कि वो घूमते किस प्रकार से हैं। तो उन्हीं को क्या है, उन्हीं की जो मॉडल था, उनका जो मॉडल था उसको संशोधित करके किसने किया, फिर बोर महोदय आए और उन्होंने बोले अच्छा तुम बताए ऐसा बताए, वैसा कुछ नहीं होता है बोले। तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं बोले निश्चित कक्षा में घूमते हैं बोले। तब इन्होंने इनको अच्छे से साबित किया। इनके जो इन्होंने क्या कहा इसके बारे में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनों के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में परिक्रमा करते हैं, ठीक है, घूमते हैं। जैसे ये हो जाता है, जैसे नाभिक हो जाता है तो क्या है ये निश्चित ऊर्जा होती है, इनमें क्या है एक निश्चित ऊर्जा वाली ये कक्षा है, मान के चलिए इसमें निश्चित ऊर्जा होती है, इसी में क्या है घूमते हैं इसमें। और जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है और ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे वाली कक्षा में, तो इनकी ऊर्जाएं भी क्या होगी, समान होगी। समान ऊर्जा वाली कक्षाओं में क्या है घूमते रहते हैं आवारा टाइप इधर से उधर। इन कक्षाओं को काय से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, तो इन्होंने बताया कि जो ये कक्षाएं होती हैं इनको काय का क्या बोलते हैं हम लोग, के कक्षा, एल, एम, एन। इन कक्षाओं को काय से प्रदर्शित करते हैं, के, एल, एम, एन कक्षाओं से क्या है प्रदर्शित करते हैं हम लोग। आगे फिर देखेंगे इनको कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 18, ये सब इसके बाद वाली कक्षा में देखेंगे हम। तो इन्होंने बताया कि जो कक्षा होती है उनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो कौन कौन सी कक्षा, के कक्षा, फिर एल, एम, एन ये कक्षा होती है, इनमें क्या गति करते रहते हैं। एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बराबर रहती है। क्या है, अब जैसे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसकी भी ऊर्जा बराबर होगी, यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन है इसकी भी बराबर होगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है सभी की ऊर्जा बराबर होगी। ये नहीं कि मैं यहाँ का लीडर हूँ अगर एक ही ग्रुप में तो बोले मैं आपका लीड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी ऊर्जा बराबर होगी। सभी कोष होंगे, जैसे कि ये वाला जो कोष है, ठीक है, ये कोष की ऊर्जा अलग रहेगी, ये कोष की ऊर्जा अलग रहेगी, ये कोष की ऊर्जा अलग रहेगी। यहाँ कम है, यहाँ थोड़ी ज्यादा होगी, यहाँ ज्यादा होगी। तो प्रत्येक कोष की ऊर्जा में क्या होता है, अंतर होता है। हर कोष की ऊर्जा में अंतर होता है। अब जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, अब बोले भैया इसको जैसे वहां जाना है, बाहर जाना है, तो ये क्या है आसपास से थोड़ी सी ऊर्जा लेगा और उसके बाद जैसे बाहर जाना चाहेगा कुछ समय। अब जैसे ये सोचा कि मेरे को बाहर जाना है, आजू बाजू से ऊर्जा ग्रहण करेगा और ये क्या है ऊपर वाली कक्षा में चले जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या प्रॉपर वहां चले जाएगा, क्या नहीं जाएगा, कुछ समय के पश्चात वैसे ही आ जाएगा। अगर वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता उसके बाद किसी अणु या परमाणु के साथ तो चले जाता, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता, तो प्रॉपर क्या है वो उस स्थिति में चले जाता, वहां उसको जगह मिल जाती वो चले जाता। लेकिन यहाँ वो कुछ टाइम रहेगा जब तक उसके पास ऊर्जा रहेगी, जब तक वो क्या है दूसरी कक्षा में रहेगा, उसके बाद फिर वापस आ जाएगा। तो इसका साधारण से उदाहरण ये है कि जैसे ये इंसान है, यहाँ पर ये है, अभी क्या है छोटी कक्षा में है, अब इसके पास जैसे कहीं से थोड़े से पैसे आ गए, अब जैसे थोड़े से पैसे आ गए इसने, मान के चलो ड्रीम 11 जीत लिया इसने, है ना। अब ड्रीम 11 जीत लिया इसने, इसके पास हो गए पैसे बहुत। अब बोले भैया हम क्यों रहेंगे यहाँ पर, पैसे आ गए हमारे पास बहुत ज्यादा, ये ऊपर जाने का प्रयास करेगा। क्या काम करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जैसे ही जाएगा मस्त BMW खरीदेगा, ऑडी खरीदेगा, बड़ा बंगला खरीदेगा, अपने लिए महंगे महंगे घर खरीदेगा, ये सब खरीदेगा। अब जब जैसे ही खरीदेगा वो, उसके बाद धीरे 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 उसका खर्चा भी तो बढ़ते जाएगा। अब जैसे लोन में खरीद लिए गाड़ी, उसके बाद आएंगे लोन पटाने के बाद में क्या पैसे बचेंगे नहीं इसके पास, तो बोलेगा भैया अब जैसे ही पैसे खत्म हो जाएंगे तो लोन वाले आएंगे इसके पास, आप बताओ भैया पैसे पटाओ करके। अब बोलेगा जैसे इसके पास पैसे खर्च हो जाएंगे तो फिर क्या है पुनः यह पुरानी स्थिति में आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि अगर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है ऊर्जा लेके, तो वहां जब तक रहता है जब तक उसके पास ऊर्जा रहती है, उसके बाद यानी कि इस अवस्था में अगर ये है तो इस अवस्था को बोलते हैं स्थायी अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, स्थायी अवस्था, स्थायी अवस्था। और अगर ये इससे इधर जाना चाहेगा तो इसको बोलेंगे उत्तेजित अवस्था, है ना, ये लिख दिए हैं उत्तेजित अवस्था। यहां जाना चाहेगा तो उत्तेजित अवस्था में जाएगा, थोड़ी बहुत ऊर्जा लेके। अब जैसे इसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो पुनः क्या है ये वापस आ जाएगा, पुनः क्या है
ये वापस आ जाएगा। तो इन्होंने बताने का प्रयास किया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक दीर्घवृत्ताकार में क्या है, घूमते रहते हैं। सौर मंडल की से तुलना करें, इन्होंने बताया कि हाँ सौर मंडल में जैसे ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वैसे क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। किसने बताया ये? बोर मॉडल में, बोर महोदय ने बताया। तो ठीक है, ये इनकी बात विचार हो गए, इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में। तो ठीक है, ये हो जाता है बोर का मॉडल। अब इसके बाद हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। तो आज हमने देख लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, ये भी सीख लिया हमने। बोर का मॉडल देख लिया, परमाणु रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का भी देख लिया हमने। ठीक है, तो आने वाली कक्षाओं में क्या है इसका आगे वाला टॉपिक देखेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।